चूँकि हम इस सिस्टम के पार्ट हैं तो बड़ा देखकर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रेडिबिलिटी ही न्यायपालिका से लोगों की उठ जाए। तो चूँकि वकील सबसे आगे अग्रगणी हैं, समाज के पहला चेहरा वकील का ही है, तो वकीलों से विश्वास लोगों का उठ जाएगा तो फिर न्यायपालिका से तो उठ ही जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टिप्पणी करी गई उसको लेकर पूर्व जजेस और पूर्व नौकरशाह और पूर्व सैनिकों द्वारा एक पत्र लिखा गया जिसमें इस टिप्पणी की आलोचना करी गई और कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया के इतिहास में आज से पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी गई कि बिना ट्रायल के जजों द्वारा फैसला सुना दिया जाता है और अपने जजमेंट में इस तरीके की चीज़ों का उल्लेख नहीं होता। और ये भी उसमें खरी खोटी सुनाई गई कि क्या जो नुपुर शर्मा से बातें कही गई कि जजों ने कहा कि वो टीवी पर आकर माफ़ी मांगे, क्या जिन जजों ने इस तरीके की टिप्पणी करी उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए टीवी पर? तो इसी पे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील उमेश शर्मा जी हैं। उमेश शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे ये जो सारा मामला चल रहा है नुपुर शर्मा का लेके, क्योंकि अब इसमें तालिबान की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो टिप्पणी है वो सही है और नुपुर शर्मा को फांसी दे दी जानी चाहिए। तो उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये जो सारा मामला चल रहा है, अब पूर्व जजेस ने भी एक बेड़ा ले लिया और कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में आज से पहले ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, ये है, ऐसा आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। ऐसा भी हो सकता है कि पहले होता रहा होगा, लेकिन मीडिया इतनी सजग और इतनी पेनिट्रेटिव नहीं थी कि अंदर तक की सारी बातें, चूँकि ये ऑनलाइन स्ट्रीम हो रहा होगा तो कहीं वो वेबएक्स का प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, वहाँ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गया होगा। तो ये इससे समाज को सब देखने को मिला कि कोर्ट में क्या होता है, जजेस कैसे बोलते हैं। तो शायद हो सकता है पहली बार ऐसी बात बोली गई है इस एरा में, जब लाइव स्ट्रीम में ये चीज़ पकड़ी गई है। तो समाज, पूरा राष्ट्र इसके विरोध में खड़ा है। ये तो हमको, आपको, सबको दिखाई दे रहा है। मीडिया ने इसको आगे प्रसारित किया, लोगों ने देखा, सुना, समझा, अपना दिमाग लगाया, फिर इसके विरोध में लोग खड़े हो गए हैं। और अब ये चिट्ठी आ गई है कि जो पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व सैनिक हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, पदाधिकारी हैं, सम्मानित वर्ग, समाज के सभी वर्गों के सम्मानित लोगों ने ये लिख के दिया है। वो चिट्ठी काफ़ी लोगों ने लिखा है, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। तो प्रतिरोध किया है उसका कि ऐसा जजेस को आगे आकर माफ़ी मांगना चाहिए। इसका मतलब पूरा समाज इसका विरोध कर रहा है, ये हम मानकर चल सकते हैं। हमारी डेमोक्रेसी में ये तो पॉसिबल, ये संभव अभी है नहीं कि 100 करोड़ लोग, 200 करोड़ लोग लिखकर कुछ दें या प्रोटेस्ट करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो बहुत वायलेंट होने की संभावना है और प्रतिशोध की उसमें भावना आ जाएगी। इसलिए ये सिंबॉलिकली जो अग्रगणी लोग हैं, जो बौद्धिक रूप से हैं समाज के अग्रगणी लोग, उन्होंने ये लिख के दिया है। और इसके इंटरनेशनल भी रिपरकशन, जैसा अभी आपने कहा कि तालिबान भी कह रहा है कि फांसी होनी चाहिए। तो हमारी संप्रभुता को छेड़ने वाला तालिबान कौन है, पहली बात। और तालिबान अपने देश में देख ले, मानवता को कैसे तार तार कर रहे हैं, कैसे पूरे विश्व को वो मजाक उड़ा रहे हैं और कैसे पूरे विश्व के निशाने पर तालिबान आया हुआ है। हमको, आपको पिछले 20 साल से ये पता है। और तालिबान में कैसी कैसी हत्याएं की गई हैं, कैसी कैसी हरकतें इन्होंने की है। इसलिए तालिबान चुप ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे हमारी न्यायपालिका ने ये जो कमेंट किया है, ये करके एक मौका दे दिया है बाहरी विदेशी शक्तियों को भी इस पर ताली बजाने का, हमारा उपहास करने का और कहीं ना कहीं ये दिखाने का कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। तो इसका विरोध अभी समाज के एक तबके ने किया है, जिसमें सब लोग हैं, और भी लोग कर रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है, हमको, आपको, और इसका विरोध मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। सर, ये टिप्पणियां समाज में क्या प्रभाव डालने वाली हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब जजेस ने कहा कि नुपुर शर्मा एक वकील हैं, वो किस हद से अपने आप को वकील कहते हैं कि उन्होंने अपने भाषा को मर्यादित नहीं रख पाई। और लोग भी पूछ रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस हैं उनको मर्यादा की अपनी जो सीमितता है उसका एहसास नहीं था? जो उन्होंने टिप्पणियाँ करी, जो लोग आज उन्हें गला काटने, रेप करने, इस तरीके की धमकियाँ दे रहे हैं, और जो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि उन्होंने ब्लास्फेमी की कि नहीं की। अब तो जो टिप्पणी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब और क्या बाकी रह गया। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो ये देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है और कानून के अंतर्गत काम करता है। तो नुपुर शर्मा ने जो पिटीशन लगाई थी वो एक ट्रांसफ़र पिटीशन थी कि मेरे विरुद्ध जो एफआईआर अलग अलग देश के भागों में है उनको सब जगह दिल्ली में लाकर जमा कर दिया जाए। और मैं, इसका सीधा मतलब था कि वो तैयार थी कि जो भी ट्रायल होगा उसको मैं फेस करूँगी, सफाई दूंगी। इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति अगर देखे उस पूरे क्लिप को, उस पूरी बहस को, तो कहेगा कि उनको उकसाया गया और हिंदू देवी देवताओं और हिंदू
धार्मिक जो प्रतीक हैं उनके खिलाफ भी अपशब्द बोले गए। उसके प्रतिकार में उन्होंने ऐसा बोला, तो कहीं गलत कुछ नहीं है। अब चलो एफआईआर हो गई है, एफआईआर ट्रायल होगी, वो ट्रायल में एविडेंस आएगी, सारी चीज़ें समझी जाएगी, देखी जाएगी, तब जाकर फैसला होगा। लेकिन इस बीच जब वो ट्रांसफ़र कराने आती हैं उन एफआईआर्स को कि सारी एफआईआर एक जगह कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से ये सपना आ गया और ऐसी बातें बोलने का? सुप्रीम कोर्ट का क्या मकसद था? जब तक कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये विषय भी नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से जजेस को ये सोचना भी चाहिए कि उनकी ऐसी ऑब्जर्वेशन नीचे जो ट्रायल चलेगा उस पर प्रेशर क्रिएट करेगी। अब इस पे इतना बवाल मच गया है, समाज में तो बवाल मच ही गया है। बहुत लोग जो कंफ्यूज थे कि ये गलत है सही है, वो कहने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। तो बिना ट्रायल के आपने किसी को सज़ा घोषित कर दी, ये बहुत ही शर्मनाक पोजीशन है और ये हमारे कानूनी व्यवस्था के लिए क्वेश्चन मार्क है। खासकर जब सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से ऐसी बातें हो रही है तो ये बहुत ही भर्त्सना का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को और सभी लोगों को चिंता करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। हमारी न्याय की व्यवस्था हमारे समाज में शांति बनाए रखने के लिए है या अशांति पैदा करने के लिए है? ये न्यायाधीश ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सारा विचार विमर्श करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय को ये नहीं पता था कि ये बातें स्ट्रीम हो रही हैं, और ऐसी ऑब्जर्वेशन अक्सर हम ऑब्जर्वेशन कोर्ट में देखते हैं, सुनते हैं, छोटी मोटी ऑब्जर्वेशन भी होती है, कई बार बहुत तीखी बहस भी होती है, वो सारा कुछ लिखा नहीं जाता है। लेकिन जो यहाँ हुआ वो तो स्ट्रीम हो रहा था, वो दिखाई दे रहा था, लोगों ने उसको देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो वो बार बार वो चीज़ सामने आ रही है, इसलिए इसकी भर्त्सना हो रही है। और अब न्यायपालिका को सोचना होगा कि बहुत ट्रांसपेरेंट हो गए हैं सिस्टम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो अपनी गंभीरता को, अपनी जो इज्जत है उसको बचाने के लिए बहुत अच्छे से व्यवहार करना होगा। नहीं तो जो उंगलियां उठ रही हैं जजेस की फैमिली की ओर, उंगली उठ रही हैं, इनके पिताजी एमएलए थे, ये थे, वो थे, इन्होंने एलएलएम की पढ़ाई यहाँ से की, ये किया, उनके क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये सवाल उठेंगे और ये हमारी न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था और हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो जजेस को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। चीज़ें जनता भी जानना चाह रही है, क्या लोकतंत्र पे, भीड़ तंत्र पे, लोकतंत्र पे जो भीड़ तंत्र है वो हावी होता जा रहा है क्या? क्योंकि शुरू से इस तरीके की चीज़ें लोगों ने देखा, रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाना, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। उसके बाद जो जागीरपुरी में मामला होता है कि फटाफट केस जाता है, फटाफट स्टे लग जाना, और उसी जगह दिल्ली में और जगह बुलडोजर चलता है, मगर उस तरीके की चीज़ें वहाँ पर नहीं देखने को मिलती। तो लोग सोच रहे हैं क्या हमें अपने देवताओं का सम्मान करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? जो अभी माँ काली का लेकर जिस तरीके से अपमान हुआ है, तो क्या किया जाए देश में? ये जो चीज़ें ये चल चुकी है, देखिए, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। लोकतंत्र कमज़ोर तो हो रहा है ये लगता है, लेकिन न्यायपालिका कमज़ोर हो गई है ये तो दिखाई दे रहा है। और न्यायपालिका से लोगों का विश्वास पहले उठ रहा था और अब लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा उठते जा रहा है। समाज में आप देखेंगे कहीं भी कोई बातचीत करता है कि कोर्ट में चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो लोग कहते हैं कि इन झंझटों में कौन पड़े, क्या पड़े। तो ये एक मानसिकता को झलकाता है। और अब ये भी देखेंगे लोग कि झंझट ही नहीं है, न्यायपालिका कहीं ना कहीं बेईमान हो गई है, कहीं ना कहीं गलत नीयत से चीज़ों को कर रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि न्यायपालिका से पूरी तरह से लोगों का विश्वास उठ जाए और लोग चीज़ों को अपने हाथ में लेने लगे, भीड़ तंत्र काम हो जाए की तरह काम होने लगे। और न्याय सिस्टम से जब विश्वास उठ जाएगा तो यही होगा। इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ये हमारे जो प्रजातंत्र है उसको कमज़ोर भी करेगा। तो सवाल ये है कि न्यायपालिका को इस पर गंभीर चर्चा करनी होगी और प्रजातंत्र में भी ऐसी व्यवस्था बनानी होगी। न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन बेलगाम नहीं है, ये हमको मानकर चलना होगा। और अगर बेलगाम हो रही है तो लगाम कसने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। सर, ये लोग पूछ रहे हैं कि नुपुर शर्मा भी जो कहा गया केस उन्होंने इकट्ठा करने के बाद जो आपने शुरू किया, और उनका जो केस है बंगाल में, केरला में, ये जगह जहाँ जहाँ कर्नाटका में है, वहाँ पे उनको सांकेतिक रूप से फांसी तक दे दी गई। अगर कल को उनके साथ कोई घटना हो जाती है, अप्रिय घटना हो जाती है, तो आखिर उसका जिम्मेदार होगा? हाँ, यही विषय अभी गंभीर बन गया है, क्योंकि जो न्यायाधीश महोदय ने जो टिप्पणी की और वो टिप्पणी मीडिया ने सबको बता दी, दिखा दी, समझा दी, तो उसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं। तालिबान भी आ गया बाहर से। तालिबान का क्या मतलब है अफ़गानिस्तान से ऐसी चीज़ों को बोलने का? और तालिबानी सोच वाले जो भी लोग हैं वो भी आगे बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? और नुपुर शर्मा ने एक बात, कोई भी बात टेलीविज़न चैनल पे प्रवक्ता के रूप में बोली है,
उसके लिए कानूनी प्रावधान है, उन पे आप डिफेमेशन डालिए या जो एफआईआर बनी है उस एफआईआर में उनके ट्रायल चलेगी, उनको सज़ा होगी, हो सकता है उनको माफ़ी मांगना पड़े, हो सकता है उनको सज़ा हो जाए कि आपने धार्मिक उन्माद फैलाया। तो इन सब से पहले ही उनका गला काटने की बात करना और उनको सिंबॉलिक फांसी देना, जैसा कि पहले भी हो चुका है, कमलेश तिवारी के केस में ये हो चुका है। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से सोचना चाहिए था कि ऐसा बोलने से कहीं ऐसी बातें भड़क न जाएं, ऐसे लोग भड़क न जाएं और कानून अपने हाथ में न ले लें। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और चूंकि हम इस सिस्टम के पार्ट हैं तो बड़ा देखकर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रेडिबिलिटी ही न्यायपालिका से लोगों की उठ जाए। तो चूंकि वकील सबसे आगे अग्रगणी हैं, समाज के पहला चेहरा वकील का ही है, तो वकीलों से विश्वास लोगों का उठ जाएगा, तो फिर न्यायपालिका से तो उठ ही जाएगा। अच्छा, वैसे अब नुपुर शर्मा के पास रास्ता क्या बचता है? देखिए, रास्ते तो उनके पास अभी भी बहुत हैं। वो दूसरी पिटीशन लगा सकती हैं, यहाँ पर उन्होंने विड्रॉ किया है, दूसरे ग्राउंड्स लेकर लगा सकती हैं। और अगर वो नहीं लगाना चाहती हैं तो वो हर हाई कोर्ट में, जहाँ जिस राज्य में उनके खिलाफ एफआईआर है, वहाँ पर वो उस हाई कोर्ट में जाकर 482 की पिटीशन या रिट पिटीशन लगाकर, अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है तो 482 लगेगी, अगर चार्जशीट नहीं फाइल होती है तो रिट पिटीशन लगती है 226 आर्टिकल जो हमारे संविधान का 226 है उसके अंतर्गत रिट पिटीशन लगती है। उस रिट में वो क्वेश्चन मांग सकती हैं और उसको मेरिट पे डिसाइड किया जा सकता है कि एफआईआर गलत है या दूसरी एफआईआर वहाँ चल रही है। ट्रांसफ़र जहाँ तक का सवाल है तो वो तो उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट ही आना होगा, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र का काम सुप्रीम कोर्ट ही करता है किसी केस को। और इसी केस में ये बवाल हुआ है, इसलिए आगे अब वो क्या करती हैं, दोबारा आती हैं, फिर से आती हैं, या ये चूँकि इन्होंने विड्रॉ किया है तो इसको एजिटेट आगे इसकी अपील या इसकी कोई क्यूरेटिव पिटिशन या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इसमें नहीं रेज़ किया जा सकता, तो अब उनको दोबारा ही आना पड़ेगा। अगर मैं उनका अधिवक्ता होता तो यही एडवाइस करता कि आप दोबारा से ही ट्रांसफ़र पिटिशन लगाइए, पूरी डिटेल दीजिए और सुप्रीम कोर्ट जो करे उसको, चूँकि कानून है तो उस तरह से जो भी चीज़ है उसका सामना किया जाए। और हम जानते हैं कि एफआईआर खूब ट्रांसफ़र होते हैं, बड़े आराम से हम लोग भी ट्रांसफ़र करा लेते हैं। और जब भी ऐसा विषय होता है, 2 एफआईआर 3 एफआईआर अलग अलग स्टेट में होती है तो उसको ट्रांसफ़र करके एक जगह कर दिया जाता है। हमने अपने सामने देखा भी है, पॉलिटिकल जो केसेस होते हैं, जैसे लालू जी के खिलाफ एफआईआर ट्रांसफ़र कर दी गई, या कोई एक त्रिपाठी थे जिन पे मर्डर केस चल रहा था, उनकी एफआईआर ट्रांसफ़र कर दी गई। ऐसे बहुत सारी एफआईआर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। अब इसमें जो न्यायाधीश महोदय लोगों की टिप्पणी की वजह से ये विषय बड़ा बन गया है और ऐसा लग रहा है कि नुपुर शर्मा आज की डेट में ही दोष सिद्ध हो चुकी है। तो ये बहुत ही गंभीर है, हमारे संविधान का ये मजाक उड़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कानूनी प्रक्रिया को ख़राब कर रहा है। ये चिंता का विषय है। कानून से हटके एक चीज़ अगर बात करें, जो आज देश में परिस्थितियाँ हो गई हैं, आप देखेंगे उदयपुर में जो हुआ, उसके बाद से लगातार आम जनमानस को कॉल कर करके बोला जा रहा है कि आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं, आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ये देश किस तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ भी देखिए उदयपुर में पड़ोसी का नाम आना, फिर जो महाराष्ट्र में घटना हुई वहाँ भी पड़ोसी का नाम आना। क्या आम जनमानस अब विश्वास प्रश्न में रह पाएगा? क्या आम विश्वास कर पाएगा कोई? अगर देखिए, जो देश की संस्थाएं हैं, संस्थाओं में विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, अगर इन संस्थाओं में ऐसी विद्वेष की भावना आ जाती है और संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं करेंगी तो प्रजातंत्र में प्रजा तो विभाजित ही होती है। डेमोक्रेसी में आप 30%, 31%, 32% या 22% पर कांग्रेस अपना 70 साल तक राज्य शासन करती रही है, तो 30% वोट आपको मिले हैं, इसका मतलब 70% आपको वोट नहीं मिले हैं। तो जो आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, देश जो चलाते हैं, उसमें जो ये कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, ये अगर ठीक से काम नहीं करे तो विद्वेष बढ़ेगा और 130 करोड़ लोगों के अंदर अगर असंतोष आ जाता है, उसके 70% जो लोग हैं उनके अंदर असंतोष आ जाता है, तो सारे संस्थान सब धरे रह जाएंगे। यहाँ पे बलवा होना शुरू हो जाएगा, कानून लोग हाथ में लेना शुरू करेंगे, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा, चाहे वो तालिबान हावी हो या कोई और हावी हो या तालिबान के ऊपर कोई और हावी हो जाए, लेकिन वो न्याय के क्षेत्र से चीज़ बाहर चली जाएगी, जंगल राज जैसा हो जाएगा।